स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद साहिद अंसारी में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की प्रश्न बैंक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अध्याय 9 यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर आधारित है। इसमें वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से कुल 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। ब्लूप्रिंट के आधार पे 1 अंक वाले 2 प्रश्न और 2 अंक वाला 1 प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है। तो यहाँ पे प्रश्न 1 हम देख रहे हैं, सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है, निम्नलिखित आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियाँ एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यहाँ पे हमें आंसर देना है। यहाँ पे कुल 6 आकृतियाँ दी गई हैं और इसमें से 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है। पहले, तीसरे और 5वें नंबर की जो आकृतियाँ हैं उनको हम देख रहे हैं, तो ये आधार इसमें समान दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन है वह बा सही होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज की एक मध्यिका से उससे बराबर क्षेत्रफलों वाले कितने त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो एक त्रिभुज की मध्यिका उसे 2 भागों में विभाजित करती है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा, बा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले कितने त्रिभुजों में बांटते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सा आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुजों के एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वह होगा सा, आधा होता है। तो इस प्रकार से ये विकल्प के आपके आंसर थे। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 देख रहे हैं, जिसमें सत्य एवं असत्य बताना है। पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब का गुणनफल होता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। और दूसरा प्रश्न है, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो यह कथन भी सत्य होगा। तीसरा है, 2 सर्वांग आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर नहीं होते हैं। तो यह कथन असत्य है। चौथा प्रश्न है, एक आकृति का क्षेत्रफल उस आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग से संबद्ध किसी मात्रक में एक संख्या होती है। तो यह कथन भी सत्य होगा। तो इस प्रकार से ये थे सत्य एवं असत्य कथन। इसके बाद चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज की एक ही खाली स्थान में स्थित होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वह होगा समांतर रेखा में स्थित होते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्र में खाली स्थान होते हैं। तो इसका आंसर है बराबर होते हैं। तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर होगा आधा होता है। इस प्रकार से ये थे खालिस्तान रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 4 में एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज किसके बीच स्थित होते हैं। तो इसका आंसर है एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु हैं तो क्या क्षेत्रफल APB और क्षेत्रफल बराबर है BQC के। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा हाँ, होंगे। तीसरा प्रश्न है, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप में एक खेत था। उसे RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया। तो इसमें बताना है कि खेत 3 भागों में विभाजित हो गया। चौथा है, त्रिभुज ABC व BC आधार तथा AB शीर्षलंब है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका सूत्र होता है 1/2 BC गुणित AB, अर्थात 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब। तो इस तरीके से ये था एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर देने वाले 1 अंक वाले क्वेश्चन। अब चलिए हम बात करते हैं इसमें जो निबंधात्मक क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 5, जैसा कि दिया गया है, दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE लंब है DC और CF लंब है AD। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर है, AE बराबर 8 सेंटीमीटर और CF बराबर 10 सेंटीमीटर, तो AD ज्ञात कीजिए। प्रश्न को कुछ इस तरीके से हल किया जा सकता है। इसमें यहाँ पे हमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज, इसमें AB और CD आपस में बराबर है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर है। इन समांतर भुजाओं के बीच की लंबिक दूरी AE और समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल CD गुणित AE के बराबर होता है। तो यहाँ पे CD बराबर AB अर्थात 16 सेंटीमीटर इसका मान है। तो यहाँ पे 16 का गुणा 8 में हम करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाता है 128 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। अब पुनः समांतर चतुर्भुज ABCD में हम देख रहे हैं कि AD बराबर BC है और यहाँ पे AD समांतर भुजाओं
समांतर है BC भुजा के, तो बीच की लंबी जो दूरी है वह होगी CF के बराबर, और जो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल वो होगा AD गुणित CF के बराबर। अब यहाँ पे हम AD और CF का यदि मान रखते हैं तो यहाँ से हम मान रखने पर देखते हैं कि AD का मान निकाला जा सकता है। ये होगा AD बराबर 128/10 अर्थात 12.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने AD का मान ज्ञात कर लिए, वह है 12.8 सेंटीमीटर के बराबर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 की, जिसमें हमें दिया गया है P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BC एवं AD पर स्थित बिंदु है। तो दर्शाना है कि क्षेत्रफल APB बराबर है क्षेत्रफल BQC के। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं। तो बच्चों जैसे यहाँ देख रहे हैं हम आकृति में, यहाँ पे ज्ञात है हमें इस प्रश्न में कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और जिसमें भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु क्रमशः P और Q है। तो यहाँ पे दो बिंदु दिए गए हैं P तथा Q, ये आपको दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद रेखाखंड AP और BQ और CQ खींचते हैं तो दो त्रिभुज APB और BQC प्राप्त करते हैं हम। तो APB आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये वाला, और BQC इस त्रिभुज को आप देख सकते हैं यहाँ से, ये आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे दो त्रिभुज हमें दिखाई देने लगे। अब इन त्रिभुजों में ये सिद्ध करना है कि दोनों का जो क्षेत्रफल है आपस में बराबर है, अर्थात APB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम रचना कर लेते हैं। यहाँ पे हम P से AB पर लंब PR खींच रहे हैं, या आप देख रहे हैं यहाँ पे PR लंब खींचे हैं, और इसी प्रकार से BC पर लंब Q से QS खींच लेते हैं। अब इसके बाद जब लंब खींच दिए तो हम देखते हैं कि यहाँ पे समांतर चतुर्भुज ABCD में AB और DC आपस में समानांतर है भुजाएं हैं, और उनके बीच की जो लंबिक दूरी है वह PR के बराबर है। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल एक भुजा गुणित उस भुजा की सम्मुख भुजा से लंब दूरी है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल AB गुणित PR लिखेंगे। और यहाँ पे त्रिभुज APB का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई के आधार पे 1/2 AB गुणित PR के बराबर होगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो APB का क्षेत्रफल है वह इस प्रकार से लिखा जा सकता है 1/2 गुणित समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। पुनः समांतर चतुर्भुज ABCD में यहाँ पे BC और AD एक दूसरे पर समांतर भुजाएं हैं, और यहाँ पे इनके बीच की दूरी QS के बराबर है जो कि लंबिक दूरी है, और यहाँ पे जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वह होगा BC गुणित QS के बराबर। तो यहाँ पे ABCD का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया है उसका हम त्रिभुज BQC के क्षेत्रफल से तुलना करें तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई के बराबर, तो 1/2 BC गुणित QS, और जो BC गुणित QS है वह समीकरण नंबर यहाँ पे हमने 5, और ये समीकरण नंबर हम इसको 4 दे देते हैं। तो जिससे इनकी तुलना करने पर हमें प्राप्त होता है त्रिभुज BRC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो ये समीकरण नंबर 6 हो गया। और इस तरीके से समीकरण नंबर हमने यहाँ पे अभी पहले देखा था कि समीकरण नंबर 3 यहाँ पे हमने ये इसे दिया था, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। और समीकरण नंबर 6 इन दोनों की तुलना करते हैं तो APB का क्षेत्रफल बराबर होगा BQC के क्षेत्रफल। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, जिसमें लिखा गया है कि यदि EF G और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्यबिंदु है तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल EFGH बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल ABCD के। तो उनको हम कुछ इस तरीके से सरल करते हैं। यहाँ पे आपको एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिखाई दे रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFGH क्रमशः इसके मध्य बिंदु हैं, और यहाँ से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं ABCD BC और DA के जो मध्य बिंदु हैं EFGH हैं, और सिद्ध करना है कि यहाँ पे त्रिभुज AEFGH का जो क्षेत्रफल है वह 1/2 त्रिभुज ABCD के क्षेत्रफल के बराबर है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो हमारा क्षेत्रफल EFGH है ये इस ABCD समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो यहाँ पे हम इसे सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम EG को मिलाएंगे और इसके साथ उत्पत्ति हम लिखते हैं कि यहाँ पे ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर CD यानी AB समांतर है CD के, और EAB का मध्यबिंदु है तो इससे GCD का मध्यबिंदु है, इसे हम लिख सकते हैं AE बराबर EB बराबर 1/2 AB या DG बराबर GC बराबर 1/2। अब इसके बाद यहाँ पे CD, तब यहाँ पे AE और DG ये आपस में बराबर हैं, और इससे AE समानांतर DG के और AB बराबर CD होगा। तो ABGD एक समांतर चतुर्भुज है जिससे यहाँ पे EGH उभयनिष्ठ आधार EG स्थित है। तो इससे शीर्ष AD में एक ही रेखा में जो EG के समांतर है EFGH का क्षेत्रफल EGH का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज EGH का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज EGD का क्षेत्रफल, और इसी प्रकार से EGF का क्षेत्रफल 1/2 समांतर चतुर्भुज EBCG का क्षेत्रफल के। 1 और 2 इसको हम क्रम से दे देते हैं। अब इन दोनों का जब योगफल करते हैं तो EGH का क्षेत्रफल बराबर धन
त्रिभुज ई जी एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज ई जी डी का क्षेत्रफल धन 1/2 समांतर चतुर्भुज ई बी सी जी का क्षेत्रफल। अब यहाँ से हम ओवेनिस्ट लेते हैं और कॉमन करते हैं, तो ये हमें ई एफ जी एच का क्षेत्रफल प्राप्त होता है और इससे हमें 1/2 समांतर चतुर्भुज ए ई जी डी का क्षेत्रफल धन समांतर चतुर्भुज ई बी सी जी का क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होगा। इसे हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि क्षेत्रफल ई एफ जी एच का बराबर होता है 1/2 ए बी सी डी के क्षेत्रफल के। हम प्रश्न क्रमांक 8 की बात करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और बी ए सी के समांतर ए सी इस प्रकार है कि बी बढ़ाई गई डी सी को ई पर मिलता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल है चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर। तो इस प्रकार से ही हमने आकृति बना लिया है और आकृति में हम देख रहे हैं कि ये त्रिभुज बी ए सी ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक त्रिभुज बी ए सी आपको दिखाई दे रहा है और इसी के साथ साथ ई ए सी यहाँ पे एक और त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये हम देख रहे हैं कि ई ए सी ये एक त्रिभुज है। ये जो ए सी है वो इसका एक ही आधार है ए सी और समांतर रेखाओं ए सी और बी के बीच स्थित है और यहाँ पे बी ए सी का क्षेत्रफल बराबर है ई ए सी के क्षेत्रफल के। ये हमने पुराने पिछले प्रमेय के आधार पर कहा और यहाँ से हम इसलिए इसको लिख सकते हैं कि बी ए सी का क्षेत्रफल धन ए डी सी का क्षेत्रफल बराबर है क्षेत्रफल ई ए सी और धन क्षेत्रफल ए डी सी। एक ही क्षेत्रफल दोनों पक्षों में जोड़ने पर यहाँ पे हमने जोड़ दिया है, यहाँ पे हमने क्षेत्रफल ए डी सी को दोनों पक्षों में यहाँ पे जोड़ दिए हैं और इससे हमें ये निकल के आता है निष्कर्ष की क्षेत्रफल ए बी सी डी बराबर है क्षेत्रफल ए डी ई के। तो प्रश्न क्रमांक 9 के अनुसार ए बी सी में ई माध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल बी ई डी बराबर होगा 1/4 क्षेत्रफल ए बी सी। आइए अब इससे हम इस तरीके से सरल करें। तो यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ए डी लंब है बी सी पर। हमने ए डी के मध्य बिंदु को बी से मिला दिए और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी डी में ए डी त्रिभुज की माध्यिका है और ए डी का मध्य बिंदु ई है और ए बी डी में ए डी माध्यिका है, तो ये त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल क्या होगा और इस तरीके से त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर धन ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल धन त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल के। यहाँ पे हमने त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल को दोनों पक्षों में जोड़ दिए हैं। अब यहाँ पे दो ए बी डी का त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा और इस तरीके से यहाँ पे हम त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से 2 का पक्षांतर कर देते हैं, तो 1/2 त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर लिखेंगे और पुनः ए बी डी में ई ए डी का मध्य बिंदु है तो बी ई ए बी डी की माध्यिका होगी और इस प्रकार से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/2 गुणित 1/2 गुणित त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, समीकरण 1 से लिखेंगे और इस तरीके से हम लिखेंगे 1/4 गुणित ए बी सी का क्षेत्रफल के बराबर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ये सिद्ध कर देते हैं क्षेत्रफल बी ई डी बराबर होगा 1/4 क्षेत्रफल ए बी सी के। क्रमांक 10 देखते हैं, जिसमें दी गई आकृति में यहाँ पे हमें बताना है कि ए बी सी की एक माध्यिका ए डी पर स्थित बिंदु ई, तो दर्शाइए कि क्षेत्रफल ए बी ई बराबर होगा क्षेत्रफल ए सी ई के। आप देख रहे हैं कि ये चित्र जो बना हुआ है ए बी सी एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें हम देख रहे हैं कि ए डी का मध्य बिंदु ई है और क्रम से हमने बी से ई को और सी से ई को मिला दिए हैं और इस तरीके से अब आप देखते हैं कि यह हमें ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी का मध्य बिंदु डी और ए डी त्रिभुज की माध्यिका ए डी पर एक बिंदु ई है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए सी के क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे हम त्रिभुज ए बी सी में डी का बी सी का मध्य बिंदु लेंगे तो यहाँ पे माध्यिका ए डी होगी और जानते हैं कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल के दो त्रिभुजों में विभाजित करती है, तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल के। और इसी तरीके से बी सी की माध्यिका ए डी है तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सी डी के क्षेत्रफल के। अब समीकरण 1 में से 2 को हम घटा दें तो घटाने पर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल ऋण बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्र ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए सी ई के क्षेत्रफल। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 11 में देख रहे हैं कि दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और जिसमें विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर यहाँ पर काट रहे हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी यू का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ए बी यू का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी ओ का क्षेत्रफल बराबर सी डी ओ के क्षेत्रफल के। अब यहाँ पे हम रचना करते हैं, यहाँ पे शीर्ष ए से बी डी पर लंब ए एन खींच लेते हैं, ये आपको ए एन लंब दिखाई दे रहा है और इसके बाद हम यहाँ से उपपत्ति लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर बिंदु ऊपर काट रहे हैं और यहाँ पर ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी के है, ए ओ बराबर सी ओ और बी ओ बराबर डी ओ के है। तो त्रिभुज बी सी ओ और ए डी ओ में हम देखते हैं कि यहाँ पे बी सी बराबर है डी ए के और सी ओ बराबर ए ओ और बी ओ बराबर डी ओ के है।
त्रिभुज बीसीओ बराबर है त्रिभुज एडीओ के ये सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, भुजा 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 सर्वांगसम समता से, और इस तरीके से त्रिभुज बीसीओ का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज एडीओ के क्षेत्रफल के। इसको हम समीकरण क्रमांक 1 दे देते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल तथा सीडीओ का क्षेत्रफल भी सर्वांगसम होंगे, और त्रिभुज एबीओ का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज एसीडीओ के क्षेत्रफल के। समीकरण 1 और 2 हम यहाँ पे दे देते हैं। अब ए एन बी डी पर लंब है तो हम इसे एडीओ का क्षेत्रफल लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई के, और इसे हम इस ऐसा लिखने पर ऐसा लिख लें कि 1/2 डीओ गुणित ए एन बराबर है 1/2 बी डी गुणित ए एन के, और यहाँ पे 1/2 में गुणा करने पर 1/4 प्राप्त हो जाएगा, और बी डी गुणित ए एन लिखेंगे। और इस तरीके से त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और यहाँ पे आधार बी ओ और ए एन ऊंचाई है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसे 1/4 गुणित बी डी गुणित ए एन लिख दिए। अब यहाँ पे त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल बराबर ए डी ओ के क्षेत्रफल के, तो समीकरण 1 2 3 क्रम से यहाँ पे हमने दिए हैं, उनको हम यदि लिख लें तो यहाँ पे चारों जो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाते हैं। आइए अब यहाँ पे हम अंतिम प्रश्न देखते हैं 12वें नंबर का, जिसमें लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि त्रिभुज एक मध्यिका से बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। एबीसी त्रिभुज बना लें, और ये जो त्रिभुज है इसमें ए एन हम यहाँ पे लंब खींच रहे हैं, और यहाँ से डी बिंदु बीसी का मध्य बिंदु है, और हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि क्षेत्रफल ए बी डी बराबर है क्षेत्रफल ए सी डी के। तो दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल शीर्षलंब संबद्ध होते हैं, इसलिए हम इसे ऐसा लिख सकते हैं एन बी सी पर हमने यहाँ पे खींचा है, और त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब, या इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/2 बी डी गुणित ए एन के बराबर। और यहाँ पे हम इसे ऐसा लिख सकते हैं चूंकि बी डी और सी डी आपस में बराबर हैं, तो इस स्थिति में हम बी डी के स्थान पे सी डी लिख देते हैं, और 1/2 आधार गुणित शीर्षलंब त्रिभुज ए सी डी का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्षेत्रफल ए सी डी का हमें प्राप्त हो जाता है। तो दोनों त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर होंगे। तो ये था आपका प्रश्न क्रमांक 12, और इस तरीके से हमने देखा कि ये बहुत ही सिंपल से प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।